मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظीम। सूरह अल-मोमिन की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिरदो पेश हाजिर रहती हैं, सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। वो उस पर ईमान रखती हैं और ईमान लाने वालों के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करती हैं। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज़ पर छाया हुआ है, बस मुआफ़ कर दे और अज़ाब दोज़ख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। ऐ हमारे रब, और दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनके वालिदैन और बीवियों और औलाद में से जो सालिह हों उनको भी तू बिलाशुबा क़ादिर मुतलक़ और हकीम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल मुअमिनु बित्ताआनी वलल लआनी वलल फ़ाहिशि वलल बज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन न तो ताना ज़नी करने वाला होता है और न लानत करने वाला, न फ़हश गो और न बदज़ुबान। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महशर में कुर्बे दावरे महशर मिला मुझे,
ऐसा पैगंबरों का पैगंबर मिला मुझे। अल्लाह को सुनाने लगा नाते मुस्तफ़ा, अल्लाह को सुनाने लगा नाते मुस्तफ़ा, जब साये रसूल का मिंबर मिला मुझे। देखा जो गर्क हो के मोहम्मद की जात में, देखा जो गर्क हो के मोहम्मद की जात में, दोनों जहां का मरकज़ो महवर मिला मुझे। ऐसा पैगंबरों का पैगंबर मिला मुझे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स आप मूव कीजिए। जी मोशन मूव कीजिए डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर जी I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules in respect of private members' business to be transacted on Tuesday, the 20th May 2025 or any other day may be suspended in order to take up government business. जी now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. इकबाल साहब आप आए थे, मेरे पास तशरीफ लाए थे, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन करवा दिया है और वो स्पीकर साहब से आप जाके मुलाकात कर लें, वो इंशाअल्लाह मसला हल कर लेंगे। नहीं ज़ाती मसला, आप तो यहाँ पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल के लिए आते हैं। जी हाँ, तो वो आप जाके मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हो। और क्वेश्चन आवर में जो है ना उसमें नहीं होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी क्वेश्चन आवर में डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा। जी थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 148। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से शोबों में एनडीए में कौन कौन से शोबों में ट्रेनिंग करवाती है और उनके जो लोगों के सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या है,
और उसकी जो सिलेक्शन होती है वो कौन से इंस्टीट्यूशंस करते हैं, और क्या एनडीएमए की जो बजट है उसका ऑडिट कब कब हुआ है, और क्या वो थर्ड पार्टी करती है या इंटरनल ऑडिट होता है? थैंक यू सर। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि एनडीएमए का जो अथॉरिटी है ये बुनियादी तौर पे एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 2007 में मर्ज वजूद में आई और 2010 में इसको एक एक्ट के ज़रिए उसका क़याम अमल में आया। सर, इससे पहले जो इदारा था वो एरा होता था जो कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट करता था, लेकिन सर ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट जो है ये डिवॉल्व हो गया है और अब हमारे जो प्रोविंशियल इदारे हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और ये जो इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कमेटीज़ मौजूद हैं जो नेशनल डिज़ास्टर्स को मैनेजमेंट करती हैं। बाकी सर ट्रेनिंग जो है ये हम मरकज़ की सतह पे भी करते हैं और प्रोविंशियल सतह के ऊपर भी, जिस तरह मैंने कहा, ये ट्रेनिंग जो है ये की जाती हैं, जिनकी तमाम तफसीलात जो है वो इस जवाब में दी जा चुकी हैं। बाकी सर ऑडिट की बात की है तो इसके लिए सर चूँकि ये खुद एक अथॉरिटी है, लेकिन मैं मालूमात ले लूँगा, हमारे ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं कि इनकी ऑडिट का क्या सिस्टम है। चूँकि ये बिल्कुल एक सेपरेट क्वेश्चन है तो उसका मैं, अगर मेंबर चाहेंगे तो इंडिविजुअली इन्हें जवाब दे दूँगा, और अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे तो वो भी मैं पेश कर दूँगा। जी ठीक है। आलिया कामरान साहबा सप्लीमेंट्री। रिक्वेस्ट कि ये बिल्कुल जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन जो है वो ट्रेनिंग के हवाले से था और उनके दायरा इख्तियार के हवाले से था, तो उनके बजट, उनके ऑडिट, इसके हवाले से मैं अवान को ब्रीफ कर दूंगा सर, क्वेश्चन आवर के फ़ौरन बात कर दूंगा। ये जो रेज हुए क्वेश्चंस इसको टेकअप भी कर लीजिएगा। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, उनका बटन ऑन है, नहीं है जी। समीना खालिद गुरकी साहबा सप्लीमेंट्री। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं एनडीएमए वाले, तो इसमें ये है कि पहले हमारे स्कूल लेवल पे और कॉलेजेस में होता था ये गर्ल्स गाइड्स का और ये प्रोग्राम होता था, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि ये चूंकि अब प्रोविंशियल मैटर है तो उसमें बताएं कि जो हमारे पीडीएमए वाले हैं क्या उस पर उन्होंने उस प्रोग्राम को किस वजह से रोक दिया हुआ और ख़त्म कर दिया हुआ, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी तकरीबन तमाम लड़कियाँ और बच्चे जो स्काउट्स होते थे वो उसमें ट्रेनिंग ले लेते थे। एक मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब वो भी होता था शायद, बॉयज़ का भी होता था शायद, सिविल डिफेंस या कोई। जी जी सर, वो एनसीसी प्रोग्राम कहलवाता था जिसमें कॉलेज के नौजवान बच्चे और बच्चियों स्टूडेंट्स को बेसिकली वो ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन सर ये एनडीएमए बिल्कुल एक डिफरेंट इदारा है और इस अथॉरिटी का मकसद ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई नेशनल कमेटी होती है, जिस तरह ज़लज़ला वगैरह, कोई और सैलाब, आफत, कुदरती आफात के नतीजे में जो तबाही होती है उसको मैनेजमेंट किया जाता है। और इसके लिए सर जो भी कहा जा रहा है कि स्कूलों और कॉलेजेस में वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, आज भी दी जाती है, लेकिन वो हमारे जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हैं, ये काम वो सर अंजाम देती हैं। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा जो है वो उस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग नहीं देता। थैंक यू सर। जी शरियार आफरीदी साहब सब। जनाब स्पीकर, ये तो मुल्क में कुदरती आफात के नतीजे में तबाही आती है तो बेशक वो ममालिक जितने मर्जी रिसोर्स रखते हों फिर भी फौरी तौर पे जो एक डिज़ास्टर की कैफियत होती है उस पर काबू पाने में वक्त लगता है और उसके लिए टाइम दरकार होता है। और ख़ास तौर पे जो 2005 में ज़लज़ला आया पाकिस्तान में और उसमें
हज़ारों की तादाद में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। उसके बाद ये इदारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के थे, इन्होंने अपने अंदर बेहतरीन रिफॉर्म्स लेके आए और अपने आप को इक्विप किया कि खुदा न खास्ता अगर कोई दोबारा कोई इस तरह की तबाही आए तो हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकें। वाटर मैनेजमेंट बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है और यकीनन उसके लिए जो हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो अपने तौर पे काम कर रही हैं, लेकिन जो जदीद टेक्निक्स जिनकी ऑनरेबल मेंबर ने इशारा किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, वो सर हम अपना रहे हैं और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं। ट्रेनिंग से लेके, इक्विपमेंट से लेके इस इदारे की जो ओवरऑल आप ये कहें कि स्ट्रक्चर है उसको जदीद तरीन खतूत के ऊपर इस्तवार किया जा चुका है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन शाजिया मरी साहबा। Thank you, Speaker Saab. Question number 149. Answer be taken as read supplementary की। Sir, earlier on also I had asked a question कि क्या reasons हैं consistent underperformance के हमारी जो cricket team है बिलखुसूस bilateral series में और international tournaments में, और फिर क्या comprehensive इसमें कोई policy बनाई है। अब मैंने उसकी कंटिन्यूएशन में सवाल पूछा है सर, उसमें मुझे जवाब मौसूल हुआ है कि जी ये स्टेप्स हैं, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स और स्कूल कॉलेज उसके एज ग्रुप्स दिए हुए हैं। I'd like to ask a question कि whether PCB provides any allowance or stipend to players participating in school college level cricket tournaments to encourage them to pursue cricket alongside their education। और सर एक बहुत important चीज़ है कि हमने देखा है स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना हमारा ध्यान अब हटता जा रहा है। पहले डिपार्टमेंट्स की भी टीम्स होती थी, फुटबॉल की टीम्स होती थी, अब ये सुई गैस की भी ख़त्म कर दी है, PIA की ख़त्म कर दी है। हमने बतदरीज स्पोर्ट्स हम ख़त्म कर रहे हैं अपने मुआशरे से। ये तो खैर क्रिकेट पर्टेनिंग है, मुझे ये स्टाइपेंड्स का बता दें और ये भी बता दें कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान था कि दोबारा से इन टीम्स को डिपार्टमेंट्स में खोला जाएगा, अलाउ किया जाएगा, ये इस ऐलान का क्या हुआ और क्या स्टाइपेंड्स दिए जा रहे हैं बच्चों को कि वो एजुकेशन के साथ साथ अपने इस क्रिकेट के पैशन को भी जारी और सारी रखें। जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर जो कंसर्न ऑनरेबल मेंबर ने जिसका इजहार किया है वो बड़ा एक वैलिड कंसर्न है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान का जो माजी में एक नाम होता था और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कायम किए जो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कोई ब्रेक नहीं कर सकेगा। उसमें हमारी स्क्वाश जो है वो, हमारी क्रिकेट, हमारी हॉकी और दीगर बहुत सारे खेलों के अंदर हमने ओलंपिक्स में और दीगर जो इंटरनेशनल सतह के टूर्नामेंट्स थे और मैचेस थे वो जीते, और अब उसमें हमें थोड़ी कमी नज़र आ रही है। और बिलखुसूस अगर इसकी बात करें क्रिकेट की तो बिल्कुल माजी करीब में जिस तरह के मैचेस हम नहीं जीत पाए उसके ऊपर भी पूरी कौम का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सर PCB की हद तक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तमाम वो इक़दाम जिनसे क्रिकेट बोर्ड के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है वो लाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 2 साल के अंदर को 5 दफ़ा हमारे जो चीफ कोच हैं वो बदले गए। इसी तरह हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो 5-6 दफ़ा तब्दील की गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बोर्ड है वो इलेक्टेड बोर्ड है। हमारे जो चीफ सेलेक्टर भी और हमारे जो कोच हैं वो भी हमने इंश्योर किया है कि अगर वो इंटरनेशनल कोच भी होंगे तो ही विल बी पाकिस्तान बेस्ड और वो विजिटिंग कोच नहीं होंगे बल्कि फुल टाइम कोच होंगे। और उसके साथ साथ जो टैलेंट हंट प्रोग्राम की बात की गई है ये मुख्तलिफ लेवल के ऊपर मुख्तलिफ एज के बच्चों के दरमियान कम्पटिशन्स पाकिस्तान के तमाम सूबों में, रीजन्स में, और यकीनन जो भी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ उनको दी जा सकती हैं, अकोमोडेशन दी जा सकती है, वो भी उन्हें फ्राहम की जा सकती है। और जिस तरह पाकिस्तान में बहुत अरसे तक क्रिकेट रही नहीं और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं और क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेली जा रही है, तो इंशाअल्लाह वो खोया हुआ जो मकाम था इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और बाकी स्पोर्ट्स में भी हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। जी सप्लीमेंट्री अवैस स्टाइपेंड मिलता है नहीं मिलता? अवैस झक्कर साहब। सर मैंने पिछले क्वेश्चन
कि कोई स्पेशल इनिशिएटिव लिया जाए। जी सर, गुजारिश ये है कि आप कभी भी किसी गलती की या कमज़ोरी की इस्लाह नहीं कर सकते जब तक कि हक़ाइक़ के मुताबिक आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई ना करें कि जहाँ पे वो कमज़ोरी या वो नक्स मौजूद है। तो मैं ऑनरेबल मेंबर को जो सवाल करने के बाद गप्पों में मसरूफ़ हो गए हैं और जवाब मैं तवज्जो स्पीकर साहब के मार्फत आपको चाहता हूँ कि आपने सवाल किया तो मेरा जवाब भी सुन लें। आपने गप्पे मारनी सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, आप एड्रेस द चेयर। सर, आपके बिहाफ भी कह रहा हूँ, लेकिन ये सर गैर संजीदगी होती है कि आप एक सवाल करें और उसके बाद जो है आप संजीदगी का मुजाहरा ना करें। अच्छा, गुजारिश ये है सर कि एक तो मैंने ये कहा कि पहले आपको देखना पड़ता है कि किस जगह के ऊपर क्या कमज़ोरी है, वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और हुकूमत में बिल्कुल ये ज़रूरत मौजूद है कि सच्चाई के साथ हम यहाँ पे पार्लियामेंट में अगर हमारे अंदर कोई कमज़ोरी या नकाइस होंगे तो उस पर बात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ से आगे फिर इम्प्रूवमेंट का और इस्लाह का जो काम है वो शुरू होता है। पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि स्पोर्ट्स बुनियादी तौर पे मैं अपनी ज़ाती राय भी इसमें दे देता हूँ कि जो हमने कौमी खेलों को सूबाई और उधर डिवॉल्व कर दिया है, इसके ऊपर एक ऐसी, अभी आप देखें इन्होंने ऑनरेबल मेंबर ने कितनी खूबसूरत बात की कि एक अपेक्स कमेटी होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, उसमें थिंक टैंक्स बैठें और उसके बाद उसको आगे लेके चलें। इस तजवीज़ पे भी गवर्नमेंट बिल्कुल गौर करेगी। लेकिन चूँकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हुए 18वीं तरमीम में, स्पोर्ट्स भी डिवॉल्व हुई है, सूबे भी अपना किरदार अदा करें। फेडरल गवर्नमेंट के जो महकमे स्पोर्ट्स को डील करते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनकी इस्लाह की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सर आखिरी एक ये भी कमेंट है कि अब फुटबॉल की बात की, अब फुटबॉल के अभी पिछले दिनों में सुन रहा था कि इलेक्शन हो रहे हैं फेडरेशन के, तो इन खेलों के इलेक्शंस के अंदर वो लोग हिस्सा लेते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी फुटबॉल को हाथ भी नहीं लगाया होता, कभी किक भी नहीं लगाई होती। तो थोड़ा सा इस्लाह की जो ज़रूरत और गुंजाइश है वो दोनों तरफ है। आप हमारा साथ दें, हम इंशाल्लाह ताला इस्लाह के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं। जी नबील गबोल साहब। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात की हमारे मिनिस्टर साहब ने। मैं क्रिकेट के हवाले से तो बात बहुत ज़्यादा लोगों ने की है। फुटबॉल, ये सवाल क्रिकेट के ऊपर है सर। ये जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर तो मेरे ख्याल में यहाँ नहीं है कोई आजकल, लेकिन आपके पास कैबिनेट डिवीजन है सर। सुई गैस वालों ने, सुई सदन गैस वालों ने पीटीआई की हुकूमत में उस वक्त के एमडी ने फुटबॉल का टीम को मतलब निकाल दिया नौकरी से, जो लियारी से ताल्लुक रखते थे और कराची के दीगर इलाके से, और बंद कर दिया फुटबॉल क्लब को। और आज भी वो लोग फुटबॉलर्स जो हैं वो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं, वो बेरोजगार हैं। जब मैंने एमडी से बात की उसने कहा नहीं जी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास अरबों रुपया है गैस लाइन डालने का, लेकिन 22 लोगों को रीइंस्टेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के एमडी ने उनको नौकरी से निकाला था। और अभी भी अली परवेज साहब, मिनिस्टर साहब ने जब एमडी को कहा ये मसला हल करे, एमडी साहब कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है कि हमने फुटबॉल क्लब बंद कर दिया है। सवाल क्या इनसे? मेरा सवाल ये है कि क्या आप इंटरवीन करके एमडी सुई गैस को बोल सकते हैं कि इनको रीइंस्टेट करे फुटबॉल टीम को और फुटबॉल क्लब को? क्या आपको ये पावर है या नहीं? जी डॉक्टर साहब। सर, ये जो बात कर रहे हैं ऑनरेबल मेंबर, चूँकि इसका बराह रास्त सवाल से ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने बिल्कुल इंश्योर करता हूँ कि हम अपनी जो फेडरल मिनिस्ट्री कंसर्न्ड है उनसे ये बात मैं टेकअप करूँगा इंशाल्लाह। और बिल्कुल अगर उन्होंने ज़्यादती की है, ये साबित हो गया, तो उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि इस ज़्यादती को वो अंडू करें और मैं ऑनरेबल मेंबर को इन पर्सन इसकी सारी रिपोर्ट दूँगा। जी नूर आलम खान साहब।
सर बड़ा वैलिड उनका कंसर्न है, लेकिन मैं इस सिलसिले में सर एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जैसे कि मैंने अभी अपनी पिछली गुफ्तगू में इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। अब सर जो इन मैचेस का शेड्यूल होता है कि किस किस शहर में होने हैं, वो कोई एक इदारा तय नहीं करता। इट इज़ नॉट ओनली द डिस्कशन ऑफ PCB हु विल डिसाइड कि मैचेस जो हैं वो किस किस शहर में होने हैं। देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स, जिसकी वजह से कतई तौर पे ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि किसी तरह का कोई खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेट वाक़या। मैं ये आगे आ जाए। दो बातें अर्ज़ करके ख़त्म कर रहा हूँ। एक तो ये सर कि हमारे जितने इस वक्त इंटरनेशनल टीम्स और खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तान में, उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा और प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दी जाती है। तो हम इंशाल्लाह ताला जो रेलेवेंट फोरम है वहाँ पे ऑनरेबल मेंबर की ये राय इसको कहें या ख्वाहिश कहें ज़रूर पहुँचाएँगे। वैलिड बात है। पेशावर भी पाकिस्तान का उतना ही खूबसूरत शहर है जितना कराची है, कोयटा है या हमारा लाहौर है, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस से किसी को भी कोई इनकार नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 152। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर ये SIFC जब बनाया गया था तो इसका हदफ ये था कि पिछले 5 सालों में, अगले 5 सालों में $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाएगी। सर मेरा जो कंसर्न और सवाल ये है कि दो इट्स अ सिविल मिलिट्री प्लेटफॉर्म और ये बनाया गया था कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो और FDI को फैसिलिटेट किया जाए। सर 2023 से 24 में जो FDI हमारे पास आई है दैट इज़ $2.3 बिलियन, विच इज़ जस्ट 3% ऑफ द $70 बिलियन। और 2024 जुलाई से लेके 2025 मई अब तक जो FDI है दैट इज़ $1.785 बिलियन, सर विच इज़ अ डिक्रीज ऑफ 3%। अब इशू ये है कि ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्यों इतना लो है। दूसरी चीज़ ये है सर कि एक सूबों के दरमियान भी ये इशू आ रहा है कि क्या इसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बिलखुसूस बलूचिस्तान और KPK से ये सवाल उठ रहे हैं सर। लेकिन मेरा जो इस वक्त कंसर्न है कि डिस्पाइट सो मच एफर्ट और ये एक दिस इज़ अ 2-tiered प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो ये 12 पेज का मुझे एनेक्चर दिया गया है इसमें सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि जी बायलैटरल एंगेजमेंट्स हो रही हैं। ऑन ग्राउंड अभी तक हमें कोई पैसा लगता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। एंड व्हाई इज़ इट सो दैट डिस्पाइट सो मच एफर्ट and despite the fact that this is headed by the Prime Minister of Pakistan and there is military leadership also in this, the FDI is going down. जी, तारिक फजल चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, जब से ये इनिशिएटिव जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC ये शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट का एक सिग्निफिकेंट उसमें इजाफा हुआ है। और हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती थी, उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या जिसे हम रेड टेपिज्म कहते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए और तमाम इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, उनके लिए ये इदारा बनाया गया था। और आज अगर आप देखें तो $2.3 बिलियन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर आई है। ये बहुत लंबी चौड़ी तफसीलात हैं कि उसमें कितने महकमे हैं, अगर आप चाहेंगे तो उनकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा, वैसे वो तहरीरी तौर पे मौजूद है। बाकी सर इसमें जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल इनिशिएटिव्स हैं, फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टोबैको है, हर एक की प्रिसाइजली हमने बताया है कि कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इनके अंदर इन शोबों के अंदर आई है। सर ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो आपको मईशत की बेहतरी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, हर सेक्टर के अंदर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, उसमें SIFC का बहुत बड़ा और मरकज़ी किरदार है। और मैं समझता हूँ कि इसे अबव पार्टी लाइंस इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में ये पैसा इतनी बड़ी तादाद में आ रहा है। थैंक यू सर। जी, सप्लीमेंट्री अरशद अब्दुल्ला वोरा साहब। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से सवाल है कि देयर इज़ नो डाउट कि SIFC की वजह से जो है
हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी की यहाँ पे, और दोस्त ममालिक की तरफ से जो है काफ़ी लोग आए। अभी इन्होंने जो बहुत सारे महकमे बताए कि इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हमने जो MOU साइन किए हैं मेरे ख्याल से पिछले कोई 2 सालों में, उसमें इट वाज नॉट $70 बिलियन और व्हाट, ये इट वाज मच मोर देन दैट। और उसकी मटेरियलाइजेशन के लिए अभी क्या हर्डल्स हैं या किस वजह से ये उसकी मटेरियलाइजेशन डिले हो रही है? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में, हमने जो है मादनियात में, हमने बहुत सारे जो है MOU साइन किए थे, लेकिन उसकी मटेरियलाइजेशन में किस वजह से अभी डिलेज हो रहे हैं, ये मेरा सवाल है सर। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जनाब स्पीकर, मैंने अभी इससे पहले जो SIFC के सवाल के हवाले से बात की, तो मैंने खुद इस बात का जिक्र किया कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ऐसी हर्डल्स होती हैं, ऐसा रेड टेपिज्म आता है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज़ को यहाँ बेशुमार मुश्किलात पेश आती हैं। हमारे सर एक इदारे से अगर आपने पाकिस्तान के अंदर एक पेट्रोल पंप भी लगाना हो किसी सड़क के ऊपर, तो वहाँ आपको कम अज़ कम कोई 20 से 21 इदारों से NOC लेना पड़ता है। और बाकी दुनिया के ममालिक में अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टर जाता है उसे मुकम्मल फैसिलिटेशन दी जाती है। मैं ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ कि मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे ममालिक हैं, वहाँ पे आपको 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आप दुनिया का बड़े से बड़ा कारोबार और इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप वही इंडस्ट्री अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको बेशुमार मुश्किलात पेश आती हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तानी, ख़ास तादाद चले मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, कोई बांग्लादेश जाके इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई जनाब मलेशिया जाके इंडस्ट्री लगा रहा है। तो SIFC का मकसद ये है कि इस तरह की तमाम जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया है कि वो रुकावटें SIFC बनने के बाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई हैं और मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वो कहूँ कि 1 विंडो ऑपरेशन जैसे मैंने मलेशिया का जिक्र किया, यहाँ पे अभी भी इदारे वही हैं जिनसे SIFC भी डील कर रहा है और उन्हें हम चैनलाइज कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब का है और बाकी जो रेलेवेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ये है कि इसमें जो मैनुअल ऑपरेशंस हैं वो कम किए जाएं और ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और ये चीज़ें सर जारी हैं, लेकिन जो भी छोटी मोटी हर्डल्स हैं उन्हें दूर करके ही इंशाल्लाह हम इस तरक्की की और बेहतरी के सफ़र पे आगे जाएंगे। जी, सप्लीमेंट्री उसामा हमजा साहब। ये है कि ये इदारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए बनाया गया और जो ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि फ़लाँ इसको कोई ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप ये देखें कि इससे पहले अगर आप 2022-23 में देखें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है 1.6 बिलियन डॉलर्स की और उससे अगले साल जब SIFC बनता है तो एक साल में ये 2.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ रही है। बाकी सर SIFC के पास कोई जादू नहीं है। हमारे सिस्टम के अंदर बार बार मुझे ये बात कहनी पड़ती है, नकाइस को, रुकावटों को दूर करने के लिए ये इदारा बना है और ये बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है। बुलंदोबांग दावे ऐसे कोई नहीं किए गए कि रातों रात जो है वो
हर चीज़ ठीक हो जाएगी पाकिस्तान में और सारी दुनिया तमाम कारोबार लेके वो पाकिस्तान आ जाएंगे, आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने थोड़ा नहरों का जिक्र किया, उसके ऊपर तो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के, और सबसे बड़ी बात यह है कि सूबों के दरमियान वो मायदे मौजूद हैं पानी की तकसीम के, उन्हें कोई वायलेट नहीं कर रहा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा, और इंडिया का हमले से उससे ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इस चीज़ से ज़रूर ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो मईशत की बेहतरी है और उसमें SIF जैसे इदारों का मरकज़ी किरदार है। ये मईशत की तरक्की हमारे दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान के जितने इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी हो रहे हैं, उससे इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के मुखालिफ कुफ्तों को परेशानी लगी हुई है। और दूसरी मेन रीज़न थी, मैं पहले भी अवान को बता चुका था, ज़मीनन फिर बता देता हूँ कि इंडियन प्रॉक्सीज़ जो पाकिस्तान में बलोचिस्तान और KP में काम कर रही थी इंडिया की सरपरस्ती में, उनके गिर्द जो अरसा है आज तंग किया गया है और उनकी स्पेस ख़त्म की गई है। ये दूसरी रीज़न थी कि हमारी अफवाज की तवज्जो उन एरिया से हटा के बॉर्डर्स की तरफ करना, जिसमें इंडिया ने ये एक मजमूम हरकत की और पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की और उसे मुँह की खानी पड़ी। बहुत जी, सप्लीमेंट्री नवाबजादा जमाल खान साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद इब्रार अली शाह साहब। सैयद इब्रार अली शाह साहब, नॉट प्रेजेंट। शाजिया मरी साहबा। Sir, my question is question number 154. Answer be taken as read. Supplementary. सर, मैंने पिछला भी जो सवाल है वो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड था, ये भी सवाल है और पर्टिकुलरली क्रिकेट से रिलेटेड है। आई कम्प्लीटली एंडोर्स व्हाट वाज सेड अर्लियर कि पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं ले रहा। बाय पाकिस्तान आई मीन कि पाकिस्तान की हुकूमत, और पिछले 2 बरसों की जो परफॉर्मेंस हमारी क्रिकेट में ख़ास तौर पे रही है वो बहुत ही अफसुर्दा है, बहुत ही तकलीफ़देह है। क्योंकि मेरा सवाल सर इससे पर्टेन करता है, क्योंकि मैंने इसी कंसर्न का इजहार अपने सवाल में किया है। मैंने बजट के हवाले से कुछ बात की थी कि बजट में जो डोमेस्टिक क्रिकेट डेवलपमेंट पे पैसा लगाया जाता है उसमें डिक्रीज़ हुआ है। मुझे जवाब दिया गया है, मैं अब जवाब पे ज़्यादा तबसरा नहीं करती, मैं सवाल की तरफ ही चली जाती हूँ। सर, मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है। इसकी क्या वजह है, इसको क्यों बंद किया गया है, जबकि इसमें जो है फॉरेन प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं? और फिर सर, जब इसको क्लोज़ किया गया है उस वक्त डिस्कशन ये हुई थी कि पाकिस्तान अंडर 19 प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग टीम्स के अंडर खिलाया जाएगा एज इमर्जिंग कैटेगरी, जो इसको नाम दिया गया था। इस पर भी कोई अपडेट नहीं दी गई है। सर, हमारे जो सवालात हैं वो हल भी बताते हैं, वो तवज्जो भी राग़िब कराते हैं हुकूमत की जहाँ जहाँ मसाइल हैं। पहले भी मैंने स्टाइपेंड का और अलाउंस का सवाल किया, आपने भी कोशिश की ये मालूम करने की, तो हमें नहीं पता चला। अब मैं दोबारा से पूछ रही हूँ कि वजूहात क्या हैं इस जूनियर लीग को ख़त्म करने की। और आप जी सर, क्रिकेट के हवाले से बड़ी तफसीली बात इससे पहले हो चुकी है। आई वुड लाइक टू बी वेरी प्रिसाइज। सर, गुजारिश ये है कि ये जो कहा गया कि जूनियर लीग को ख़त्म किया गया है या फंड्स में कमी की गई है, फैक्चुअली इट्स नॉट करेक्ट। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद फंड्स इसमें कम किए गए हैं, बिल्कुल नहीं कम किए गए। सर, गुजारिश ये है कि जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूबाई सतह के ऊपर, उसमें खातिर खा चेंजेस किए हैं और अल्टीमेटली उन चेंजेस का जो फ़ायदा है वो हमारी यूथ को हो रहा है, हमारे नौजवानों को और खिलाड़ियों को हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनकी इन कम्पटिशन्स के अंदर हो रही है। और अब आप देखें कि इससे पहले 5 टीम्स होती थी डोमेस्टिक लेवल की हमारी पूरे पाकिस्तान में, कितने लोगों को मौका मिलता होगा उन 5 टीमों में खेलने का। अब जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ये है कि सूबाई सतह के ऊपर 3-4 अजला को जोड़ के रीजन्स बनाए गए हैं, और आज हमारी 18 टीम्स हैं हमारी डोमेस्टिक जो कि खेल रही हैं, जिनमें से खिलाड़ी पिक होते हैं और वो फिर आगे प्रोविंशियल और उसके बाद हमारी कौमी सतह की टीम के ऊपर आते हैं। तो ये फंड्स की बाइफर्केशन हुई है, डिवीज़न हुई है, इनमें कमी नहीं हुई। बाकी सर जो इक़दामात बाकी हैं, जैसे मैंने स्कूल टूर्नामेंट्स की आपको बात कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज के मुकाबले हो रहे हैं, अंडर 13 अलग कम्पटिशन्स है, अंडर 15, अंडर 16, 17, 19। अब इसमें हज़ारों की तादाद में 70-80 हज़ार खिलाड़ी हैं जो कि खिलाए जाते हैं, उनका टैलेंट हडन किया जाता है। ये इसीलिए है कि जो हमारी डिटीरिएशन आई हुई है इसमें, इसको बेहतर बनाया जा सके। जी, सप्लीमेंट्री आलिया कामरान साहिबा।
सर इसका बड़ा प्रिसाइज जवाब मैं दूंगा और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 3 सालों के अंदर 23 ऐसे मुनज़्ज़म इक़दाम किए हैं या टूर्नामेंट्स कराए हैं जिनका मकसद स्कूल, कॉलेज और मैट्रिक की सतह के ऊपर टैलेंट को और बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं उन्हें आगे फैसिलिटेट भी करना, आइडेंटिफाई करना और उन्हें आगे लेके आना। मिसाल के तौर पे सर कि अगर आप स्कूल टूर्नामेंट्स देखें तो सिर्फ सिंध में आपको 396 स्कूलों में 7,960 बच्चे नज़र आएंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेज मुकाबलों में 3,460 बच्चे और उम्र के अगर जो ग्रुपिंग देखेंगे आप तो 13, 15, 16, 17 और अंडर 19 इसमें 12,080 बच्चे। बाकी सर जो इलाकाई इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हैं 22, 24 तक हर साल 104 अजला में होता है और तकरीबन इसमें 2,000 खिलाड़ी शामिल थे। अच्छा सर जो सीनियर ट्रायल्स होते हैं 2022 से लेकर 2024 में इसमें 80,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। क्लब क्रिकेट में इसी तरह 66,000 खिलाड़ियों ने और बच्चों ने और नौजवानों ने हिस्सा लिया है। तो इस लेवल के ऊपर बड़ा मैसिव ये टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा है और इसमें जो बासलाहियत खिलाड़ी हैं उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। जी मोहम्मद असलम गुमन साहब सप्लीमेंट। सर जो अभी मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, ऐवान के सामने रखे हैं, इसमें मैंने आपको बताया है सर कि पिछले 3 सालों के अंदर कितने मैसिव लेवल के ऊपर ये इवेंट्स अरेंज किए गए हैं प्रोविंशियल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे और हर उम्र के नौजवान बच्चों को बच्चियों को ये मौका फराहम किया गया कि वो अपनी महारत और इस खेल के अंदर जो उनका टैलेंट है उसको सामने लेके आएँ। और आप अगर देखें तो मैं ये सारी चूँकि पहले पढ़ चुका हूँ सारी वो फिगर्स कि इसमें एक जगह के ऊपर आपको 80,000 पार्टिसिपेंट्स नज़र आते हैं जिन्होंने इन ट्रायल्स में हिस्सा लिया। दूसरी जगह मैंने आपको बताया सर कि 66,000 एक इवेंट में आपको पार्टिसिपेंट्स नज़र आते हैं इन 3 सालों के दौरान। इसी तरह उम्र का जो मैंने 13 साल से ले कर 19 साल तक के मुख्तलिफ ग्रुप्स में इन बच्चों को डिवाइड करके इन्हें मौका फराहम किया जाता है कि वो अपनी टैलेंट का और अपनी सलाहियत का इजहार कर सकें। तो इसके ऊपर पूरा हमारा फोकस है। बाकी इंशाल्लाह चूँकि ज़ाहिर है ये रातों रात तो तब्दीली नहीं आनी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और उससे रिज़ल्ट भी बहुत जल्द बेहतर आपको नज़र आएंगे नेशनल लेवल के ऊपर। शुक्रिया सर। सप्लीमेंट्री महरीन रज़ाक भुट्टो साहबा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिनिस्टर साहब ने जैसे फ़ंड्स के हवाले से बात की और ये कहा कि जूनियर लीग को ख़त्म नहीं किया जा रहा, हमारी नॉलेज के मुताबिक ये डिसकंटिन्यू किया गया। सर अगर ये आप सेंटेंस पढ़ें कि फर्दर मोर द फिस्कल ईयर 2023 द पीसीबी लॉन्च ऑन ट्रायल बेसिस अ न्यू टूर्नामेंट पाकिस्तान जूनियर लीग विच वॉज सब्सिक्वेंटली डिसकंटिन्यूड। तो जब डिसकंटिन्यूड लिखा है तो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यू नहीं है। और सेकंड सर मुझे बताएं कि लिखा हुआ एक है और जवाब दूसरा आ रहा है तो किस चीज़ पे यकीन किया जाए। और सेकंड सर मुझे बताएं कि पीसीबी को और पीएसएल को जो स्पॉन्सरशिप मिल रहे हैं फंड्स के शॉर्टेज के हवाले से बात की गई, सर वो ग्राउंड लेवल पे नज़र नहीं आ रहा। मुझे मिनिस्टर साहब बताएंगे कि लास्ट टाइम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी का कब ऑडिट किया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस एप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड
देखा गया है, ख़ासतौर PSL के हवाले से और PCB के हवाले से, और स्टैंडिंग कमेटी को भी कभी ऑन बोर्ड नहीं ली गया, और ना ही कभी स्टैंडिंग कमेटी ने जब कभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मांगी हो ऑडिट के हवाले से, या वो कभी कमेटी को दी गई हो। तो मिनिस्टर साहब मुझे बिल्कुल क्लियर बता दें कि इनका PSL और PCB का ऑडिट कब हुआ था सर। थैंक यू। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद या तो मेरे समझाने में कोई गलती लगी है। मैं यही कह सकता हूँ ऑनरेबल मेंबर को कि जो उन्होंने जूनियर लीग की बात की है, मैंने ये नहीं कहा वो ख़त्म नहीं की गई। मैंने ये कहा है, जो सवाल में लिखा गया है बिल्कुल ठीक लिखा गया है। मैंने ये कहा है कि अब जो नई सेटलमेंट और नई टीम्स बनी हैं और टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत नए कंपटीशन हो रहे हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि 13 साल की उम्र से लेके 19 साल के बच्चों को मुख्तलिफ कोई तकरीबन 6 ग्रुप बनते हैं, उनमें डिवाइड करके ये सारे ट्रायल्स किए गए हैं और सारी कंपटीशंस हुए हैं। तो लिहाजा इनका नाम चेंज हुआ है। बाकी फंड्स जो एक कंसोलिडेटेड एक जगह पे आ रहे थे वो भी इन मुख्तलिफ सब सेक्शंस में डिवाइड हुए हैं, सब ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, उनमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। एक तो सर ये बात है। दूसरी बात ये है सर कि जो इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में मुनक्किद किए जाते हैं, इनके जो पैसे हैं वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड देता है। हमारा ये जो PCB है वो फंड फ्राहम नहीं करता। और बाकी जहाँ तक उनकी ऑडिट का ताल्लुक है कि वो लास्ट ऑडिट कब उनका हुआ, ये मैं पता कर लूँगा। दिस अ टेक्निकल क्वेश्चन, मैं इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन मुसर्रत रफीक महसर साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन नंबर है 155। आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। मुझे ये अपने जवाब में बताया गया है, वज़ीर साहब ने बताया है कि मौसमी तब्दीली और ग्लेशियर के सुकड़ने से फसलों और लोगों को यकसा खतरा मौजूद है। तो ये हमने मंसूबे किए हैं। तो मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि वज़ीर साहब ने जो बताया है, जिन इक़दामात का जिक्र किया है, उन मंसूबों में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली आई है या नहीं? अगर आई है तो उसकी तफसीलात क्या है? यहाँ मंसूबे तो बताए गए हैं मगर तफसीलात नहीं बताई गई है। थैंक यू जी। शजरा मनसब साहबा। बिल्कुल जो फाजिल मेंबर ने सवाल किया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हो रहे हैं। इवन दो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीस्ट, वो हम सबसे कम हमारी एमिशंस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। और उसकी वजह यही है कि हमारे एक तो जो ग्लेशियर्स हैं, जिसके के अंदर 26% पाकिस्तानी ग्लेशियर्स हैं, हिमालयन और कराकोरम और हिंदू काश रेंज के अंदर, वो ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं। और मेल्ट करने की वजह से जो ग्लोफ्स आते हैं, विच आर द ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स, उसकी वजह से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा होता है, उनकी लाइवलीहुड्स को भी ख़तरा होता है। तो इस हवाले से हमने ग्लेशियर्स की एक तो 2024 में अपडेटेड इन्वेंट्री बनाई, जो कि इटली और UNDP ने मिलकर बनाई। उसके बाद हमने एक $37 मिलियन का प्रोग्राम शुरू किया, जिसको कि ग्लोफ 2 का नाम दिया गया है, जिसके तहत कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी कर रहे हैं, हम लोकल कम्युनिटी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, जो कि आम तौर पे घरों में हो रही होती हैं, जिस वक्त ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होते हैं, तो उस वक्त उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि वो किस तरीके से उन फ्लड्स का सामना भी कर सकती हैं और अपने आप को वहाँ से हटा भी सकती हैं। और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2025 ईयर ऑफ द ग्लेशियर्स डिक्लेयर किया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्ट्रैटेजी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स भी जल्द लॉन्च करनी है। इसके अलावा एक टास्क फोर्स बनाई गई है ऑन एड्रेसिंग द इशू ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिल के चेयर करती हैं। और इसमें ये असेस किया जाता है कि रिवर इनफ्लोज कितने हैं, स्नो मेल्ट के पैटर्न्स क्या हैं, रेजर्वॉयर लेवल्स क्या हैं
और रेनफॉल की क्या आउटलुक है और उसके हिसाब से फिर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। एक स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर के तहत भी एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल की वाटर प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के हवाले से, और सबसे अहम ये कि वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू यूज़ फ्लड्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, ताकि जो फ्लड वाटर है उसको चैनलाइज करके नेचुरल लेक्स की तरफ लेके जाया जाए ताकि वो प्रिजर्व हो सके। जी शुक्रिया। उमैर नियाजी। थैंक यू स्पीकर साहब। बिल्कुल जैसे कि फाजिल मेंबर ने कहा, रेनफॉल भी हमारा कम हो रहा है और उसकी वजह से पानी का कमी आ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो कि वाटर प्रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रही है। उसमें आइडेंटिफाई करेंगे और प्रमोट करेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन ड्राउट रेजिलिएंट कि हमारी क्रॉप वैरायटीज़ हैं उनको चेंज करेंगे ताकि वो क्रॉप्स जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं उनको कम किया जा सके। उसके बाद वी गोइंग टू हैव प्रमोशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उसके बाद वी ट्राइंग टू यूज़ सोलर पावर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सो ऑल दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और उसके बाद हम यही कमिटी जो है इट्स गोइंग टू फॉर्मुलेट एंड ऑल्सो रेकमेंड इमीडिएट वाटर एलोकेशन एंड इरिगेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज ताकि वाटर की प्रिजर्वेशन हो सके और अगले चंद आने वाले सालों में जो पाकिस्तान को वाटर स्कैसिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। सूबों के दरमियान अगर कोई पानी का मसला है तो वो मिल के बैठ के आई थिंक उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। थैंक यू। जरताज गुल साहबा, मगर आप प्लीज चंद ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि हुकूमत ने लिए मैं बताना चाहूँगी ताकि सबको पता चल जाए। It's true that we are not emitters, less than 1% emitters of gas, but we are most impacted by climate change, both in human and economic terms. और इसको देखते हुए एक बहुत important और अहम इनिशिएटिव जो इस दफ़ा लिया गया
26वीं अमेंडमेंट जब हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। इसके अंदर जो आर्टिकल 9A ऐड किया गया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 जो कहता है राइट टू लाइफ, उसके साथ ऐड कर दिया गया राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। इसके अलावा अगर लीगली देखा जाए कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो उसमें 2017 का जो क्लाइमेट एक्ट था, 2021 का क्लाइमेट चेंज पॉलिसी था, 2023 की क्लीन एयर पॉलिसी थी, 2019 की हैजर्डस वेस्ट और 2023 की बैन ऑन सिंगल यूज पॉलिसी। ये सारी वो तमाम पॉलिसी हैं जो अब तक के आ चुकी हैं। इनको इम्प्लीमेंट शुरू में इतना बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब मिनिस्ट्री इज एंड द गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर दैट ऑल दीज एक्ट्स एंड ऑल दीज पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। और उनकी इम्प्लीमेंटेशन का ये सूरत हाल है कि हमने 10 प्रोजेक्ट्स अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए किए हैं, which are total of $304 million US, और इनके थ्रू हम इन तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ भी इंटरनेशनली हम आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ पे हम क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। और ये पाकिस्तान ने जो लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट हुआ था, उसमें पाकिस्तान प्लेड अ वेरी की रोल। और अब उस लॉस एंड डैमेज फंड की को ऑपरेशनलाइज करने के लिए भी बहुत कोशिशें हो रही हैं, और उम्मीद है कि इस साल ये फंड ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें या चंद वो चीज़ें हैं जो कि इस गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से ये पॉलिसीज़ और ये फ्रेमवर्क्स इंशाल्लाह इस साल नज़र आएंगे। जी आदिल बाज़ाई साहब, सप्लीमेंट्री। एक बहुत अहम सूबा है और हम सब इस चीज़ की को मानते हैं, और इस चीज़ पे बिल्कुल हम समझते हैं कि बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस, और उसके साथ बलूच जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल वही सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि बाकी प्रोविंसेस के लिए हैं। इस साल अगर ये पूछ रहे हैं कि इस साल कितने एलोकेट फंड्स किए गए, तो वो फिर मैं इनको पता करके जवाब दे दूँगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द क्वेश्चन आस्क्ड, बट आई कैन फाइंड आउट एंड आई लेट यू नो। The next question, Dr. Shazia Sobia Sahaba. Thank you, sir. Question number 156. Answer be taken as read, supplementary. सर, जो क्वेश्चन है मेरा, मैंने उसमें पूछा था कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस कौन कौन से हैं और कितने हैं, जिनमें मुझे सिर्फ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस का बताया गया है, लेकिन अनरजिस्टर्ड का नहीं बताया गया है। क्योंकि आपको पता होगा, याद होगा कि जो मुस्तफ़ा आमिर केस है उसमें अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउस का ही इन्वॉल्वमेंट साफ नज़र आई थी। तो सर, मैं इस आंसर से अनसेटिस्फाइड हूँ और मुझे ये आंसर डिटेल में चाहिए, अगर आप मुझे दिलवा सकते हैं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि संडे की डॉन न्यूज़पेपर में आया है कि जो हमारी नेशनल असेंबली है उसको डिजिटलाइज किया गया था 2014 एंड 15 में, और वो सिस्टम जो है सिंस 2014 एंड 15 अब तक यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो वो कब तक होगा और उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
ये बिल्कुल सही बात है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। 2014-15 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, असद कैसर साहब भी कोशिश कर रहे थे, राजा साहब भी कर सकते थे। ये हमारे नेशनल असेंबली के स्टाफ की नाअहली है जिन्होंने हमें ये नहीं करने दिया। इंशाल्लाह इसको हम करेंगे और पूरी कोशिश करके इस दफ़ा इसको अचीव भी करेंगे। जी सबीन गौरी साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, इसमें जो है वो बिल्कुल इनका सवाल है और उसमें आंसर इस वजह से तकरीबन 30,338 कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 20,711 जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर में पीसेप से रजिस्टर हैं। बाकी ये जो 30,000 कंपनीज हैं ये SECP से रजिस्टर्ड हैं क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वही मैंडेटरी है। जहाँ तक अनरजिस्टर्ड का ताल्लुक है तो आपको पता है कि तेज़ी से जो है वो डिजिटलाइजेशन हो रही है और IT जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इस तरह का अभी तक जो है वो अनरजिस्टर्ड का हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि कंपनीज के साथ साथ इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोग जो है वो काम कर रहे होते और हम कोई मैकेनिज्म इसका बना रहे हैं। एक रफली FBR की ने एक लिस्ट निकाली है अनरजिस्टर्ड कंपनीज की जो उन्होंने उनके पास अनरजिस्टर्ड हैं और वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के दायरे में उसको लाना चाहते हैं, अदरवाइज कोई एग्जैक्ट फिगर इसका अवेलेबल नहीं है। जी नेशनल असेंबली की IT डिपार्टमेंट को मैं लान तान कर रहा हूँ, मैं बाकी सबको नहीं कर रहा है। जी हाँ, वैसे दैट इज़ अनपार्लियामेंट्री, मगर मैं आई एम गोइंग टू मेक श्योर आइदर दे स्टे हियर और आई स्टे हियर। जी क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशन जी फरुख खान साहब, मैं सबके नाम पढ़ के फिर एक ही दफ़ा छुट्टी का इजाज़त ले लूँगा। फ़रुख खान साहबा, हफीज़ुर्रहमान खान दरेशक साहब, फ़तेहुल्लाह खान साहब, मोहम्मद जावेद हनीफ खान साहब, अहमद सलीम सिद्दीकी साहब, आदिल खान बाज़ाई साहब, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब, सैयद अमीनुल हक साहब, फैसल अमीन खान साहब, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, मोहम्मद खान डहा साहब, अज़ीमुद्दीन खान साहब, अली जाहिद साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहम्मद हमजा शहबाज साहब, मियाँ खान साहब, ज़ेब जाफ़र साहब, अब्दुल अलीम खान साहब ने भी रिक्वेस्ट किया है। They have all requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. ये हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, अभी तकरीरें भी बाद में कराएंगे। बिजनेस लेके हमारे कुछ मेंबरान करना चाह रहे हैं, लिस्ट हमें दोनों तरफ से मिल गई है। जी कॉलिंग अटेंशन आसिया नाज तनौली साहबा टू मूव आइटम नंबर 3 कॉलिंग अटेंशन ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वज़ीर बराए कौमी सेहत खिदमात ज़वाबित व मावन की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बास बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे जो इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में रवा माली साल के अख्ताम पर कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद करने से मुताल्लिक है। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ, डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक फजल साहब, नेल्सन अजीम साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। जी मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। तो मैं ये कॉलिंग अटेंशन के मूवर्स को का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नहायत अहम मौजू को हाईलाइट किया है। तो उनके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती इंटरेस्ट लेने से 150 मिलियन रुपीस जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंश्योर किया। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट उनको फ्री कैंसर मेडिसिन जो है वो जून के बाद भी मिलती रहेगी अगले सालों तक। जी आसिया साहिबा एक सवाल कीजिए। और बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर ये एक तो बहुत खुशी की बात भी है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने जो है 150 मिलियन फाइनेंस से मंजूर करवा ली है और ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो कैंसर में मुब्तला है उनको अद्वियात मिलेंगी। सर मेरा सवाल ये है कि नोवार्टिस जैसा कि इंटरनेशनल कंपनी है और ये कैंसर के मरीज़ों के लिए अद्वियात मुहैया करती है, तो और कौन कौन से अमराज हैं जिसके लिए ये कंपनी अद्वियात मुहैया करती है और क्या हुकूमत पाकिस्तान के साथ नोवार्टिस के
कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुआहदे हो चुके हैं। और एक चीज़ और सर कि नोवार्टिस की जो अद्वियात हैं वो आम आदमी ख़रीद सकता है या आम आदमी को मैसर हैं, उनकी कीमतें इतनी हैं कि ऐसे पेशेंट, ऐसे गरीब पेशेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो इन दवाइयों को ख़रीद सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां जैसे कि गुर्दे के अमराज हैं, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो इसके लिए जो है क्या तरीक़ेकार अपनाया गया है? जी नेल्सन अजीम साहब। जी ये बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू स्पीकर साहब। नोवार्टिस 2019 से लेकर 2024 जून तक ये कंटिन्यूसली कैंसर की मेडिसिन जो है वो फ्री देने का इंतज़ाम किया है। इसमें 75% वो कंपनी पे करती थी और 27% हुकूमत पे करती थी। लेकिन ये जून तक इनका एग्रीमेंट है और जून के बाद ये एग्रीमेंट जो है रॉश कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि वो 75% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और 27% जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे। और ये जो है सदका जारिया जारी रहेगा। ये फ्री मेडिसिन होगी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए, ये पिम्प से मिलेगी। जी नुज़रत सादिक साहब टू आस्क अ क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। स्पीकर साहब सॉरी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको देखा है, इस इशू को, और कैंसर की जो अद्वियात फ्री दी जाती थी उसमें अब कोई इस तरह रुकावट नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला ही चलेगा। जस्ट वांटेड टू आस्क हिम कि अगर हमें ऑनरेबल पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब इंश्योर करें कि ये इसमें कोई डिले नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी और ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, फ्री अद्वियात कैंसर की जो लोगों को मैसर होंगी। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब मैं अपनी बैंक को इंश्योर करता हूँ कि इसमें कोई जो है रुकावट नहीं आएगी, कोई एक दिन का भी इसमें गैप नहीं आएगा, क्योंकि पैसों से प्रोजेक्ट चलते हैं और पैसों की मंजूरी हो गई है। और इसके अलावा एक और खुशी की बात बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, अमेरिका का एक हॉस्पिटल है सेंट जूडस, उसकी कमिटमेंट है कि वो $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा कैंसर के पेशेंट्स के लिए, जो बच्चे हैं 0 से 18 साल के बच्चों के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और वो प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में होगा, पूरे पाकिस्तान के शहरों के लिए होगा। और ये एक खुशी की बात है कि रॉश के साथ एक जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो भी हमें इस मामले में सपोर्ट कर रही है। जी ज़ारा वदूद फातमी साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब यहाँ आते के साथ ये खुशखबरी ज़रूर हमें मिल गई है कि रोड से मुआहदा हो गया और 150 मिलियन मिलेगा, लेकिन खुदा करे कि ये जल्द मिल जाए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं ख़ास तौर पे वो जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, उनके पास इतने नहीं है वसाइल के वो ये सब महंगी महंगी दवाएं ख़रीद सके, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही सुनकर इंसान जो है वो मरने से पहले ही मर जाता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे हार्ट की भी हैं, गुर्दों की हैं, डायबिटीज़ है, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम नुमा हो जाती हैं। और तो बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि हमारी क्लीग नुसरत सादिक साहबा ने कहा कि आई होप कि दिल मेक श्योर कि ये जल्द से जल्द हो जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइटम नंबर 4 और 5 को डेफर कर रहे हैं। आइटम नंबर 6 ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, टू मूव आइटम नंबर 6। Sir, I beg to move that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now the bill is taken up clause by clause. The question is that clause 2 to 26 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 26 stand part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Sahab to move item number 7. So I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. 7A. ये आप मूव करेंगे डॉक्टर तारिक फजल साहब. Sir, on behalf of Minister of Petroleum, I beg to introduce a bill further to amend the Explosive Act 1884, the Explosive Amendment Bill 2025. A bill further to amend the Explosive Act 1884, the Explosives Amendment Bill 2025 stands introduced. G. Dr. Tariq Saab to move item number 7B. Sir, on behalf of the Minister of Petroleum, I hereby move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rules be dispensed within order to take up the Explosive Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 and the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take up Explosive Amendment Bill 2025. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. 7C, Minister for Parliamentary Affairs to move item number 7. Sir, on behalf of Minister for Petroleum Division, I hereby move that the bill further to amend the Explosive Act 1884, the Explosive Amendment Bill 2025 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Explosive Act 1884, the Explosives Amendment Bill 2025 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 to 10 do stand part of the bill. All those in favor of them say aye. All those against may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 10 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Minister for Parliamentary Affairs to move item number 7D. Thank you, Mr. Speaker. Sir, on behalf of the Minister for Petroleum Division, I hereby move that the bill further to amend the Explosive Act 1884, the Explosive Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Explosive Act 1884, the Explosive Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Shehryar, calling attention ले लें जी फिर शहरयार आफरीदी साहब आपको मैं देता हूँ. अमजद अली खान. जी कॉल अटेंशन. ये 12 ब्रिजेस जो हैं जनाब स्पीकर, ये 2010 में एक फ्लड आया था
उस फ्लड में ये 12 ब्रिजेस जो हैं वो बह गए। उसके बाद हमने आते ही इसको, ये हमारा N95 है सर, 136 किलोमीटर है। इसके ऊपर सर हमने बिडिंग करवाई। ADP का लोन था सर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसके ऊपर बिडिंग प्रोसेस हुआ और एक कंपनी आई सार्को सर, हमने उसको सार्को को दे दिया। लेकिन सार्को का सर बाद में ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नवंबर 2021 में नवंबर हमने कैंसिल कर दिया सर। उसके बाद दोबारा हमने सर बिडिंग की। बिडिंग प्रोसेस में जाने के बाद सच्चल इंजीनियरिंग को सर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। सच्चल इंजीनियरिंग सर 2021 में ये काम शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा फ्लड आया 2022 के अंदर सर, जून से सितंबर में, जिसकी वजह से सर वो फ्लड जो है पिछले सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए और कोई 3 गुना जो है उसमें फ्लड की रेशो थी, कोई 3 मीटर्स अप उसकी फ्लड की रेशो, जिससे सारी उसकी हाइड्रोलॉजी चेंज हो गई। हमने दोबारा एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट हायर किया जिसने उसकी दोबारा हाइड्रोलॉजी की, दोबारा उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनाई। और उसके बाद सर अभी हम वी आर ट्राइंग टू क्लोज अप, क्योंकि इस दौरान ADP का जो हमारा लोन था 3 बिलियन का सर, वो क्लोज हो गया। तो अब वी आर गोइंग टू सर जो हम इसकी फाइनेंशियल क्लोज करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये 12 ब्रिजेस जो है हम कर देंगे। लेकिन इन द मीन वाइल सर हमने कोई अल्टरनेटिव जो है उन ब्रिजेस का भी दे दिया हुआ है। कुछ 4 जगह के ऊपर हमने स्टील ब्रिज लगा दिए और बाकी को अल्टरनेटिव रूट दे दिए सर। इसका एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट सर इसका है कोई 6 किलोमीटर का रोड है जो डैमेज है सर, कोई बहुत सारी जगहों से N95 के ऊपर। उसके ऊपर सर हमने ये किया है कि उसमें हमने RAD कोई 270 मिलियन का फाइनेंशियल क्लोज कर दिया है। बिडिंग प्रोसेस सर ऑलरेडी बिडिंग प्रोसेस में है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट इन कमिंग 1 to 2 मंथ सर, इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा सर। थैंक यू।
देते हैं जी। गुलासगर खान साहब जी, एक जो ये कह रहे हैं कि पिछले कॉन्ट्रैक्टर को हमने बाकायदा उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया हुआ था और उसको फाइन भी कर दिया हुआ था सर, जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टर था। 6 ब्रिजेस वाला सर मैंने ऑलरेडी अर्ज कर दिया कि 276 मिलियन बोर्ड ने अप्रूव कर दिया हुआ है ऑलरेडी। उसका जो हमारी एक प्रोसेस है बिडिंग का, उसमें सर जैसे क्लोज होता है इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा काम। अब तो ये बिल्कुल नज़दीक लग गया सर। जी, थैंक यू सर। शुक्रिया जी।